हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं चैप्टर का डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको मैं हमेशा एक एक चैप्टर बता रहा हूं कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या ज्यादा से ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है, कितना ज्यादा आप पढ़ो कितना कम पढ़ो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं चैप्टर जो आज डिस्कस करने वाला हूं जिस चैप्टर के बारे में, वो चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अच्छा, एनसीईआरटी आप अपने पास लेके रखेंगे क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा समझाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान देना, एनसीईआरटी हमारे पास दो, कुछ लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी भी होगी, हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है। तो मैं जिस एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ वो न्यू एनसीईआरटी है, तो मैं उसके पेज नंबर के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आप वो टेक करते रहना। तो जो पहला चैप्टर जो मैं आपको डिस्कस अभी जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियो का चैप्टर है। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जो कि आपके 12 मार्क्स का कंटेंट है। तो 12 मार्क्स आपके आने फिक्स हो जाएंगे अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, आप ध्यान देना। और अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं देखूं एनसीईआरटी में पहला जो पेज है हमारा, अच्छा टोटल इसमें देखना, ये टोटल इसमें 10 टॉपिक्स आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं। तो पहला अगर मैं टॉपिक देखूं जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होता है, तो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है, आप वहां छोड़ के चल सकते हो। बस फोटोसिंथेसिस को बताया गया कि वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, बस वो एक वर्ड है, वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं पहला टॉपिक जो मेरा पहला एक्चुअल टॉपिक है बुक में, तो वो देखा जाए तो व्हाट डू वी नो, वहां पर भी आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। वहां पर बस आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो KOH है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेन आपका टॉपिक बनता है, वो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है ना, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स और उनके साइंटिस्ट, मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट के नेम और साथ में एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल। तो ये ध्यान देना, हमारे पास जो टॉपिक है वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के नाम से टॉपिक है। तो यहां पर जिस भी साइंटिस्ट के बारे में, कुछ कुछ साइंटिस्टों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और अच्छा एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या लिया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबको पता है कि जोसेफ प्रेस्ली वाला एक्सपेरिमेंट बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि जो जो एक्सपेरिमेंट सेकंड थर्ड नंबर पे है या फोर्थ नंबर पे एक्सपेरिमेंट है उसको ज्यादा पढ़ना आप, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट हर किसी ने पढ़ा रहता है। और ध्यान देना कि एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या यूज किया, जैसे क्लेडोफोरा यूज किया था TW एंगलमैन ने, तो ये सब आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस होती कहां है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है, ये बस एक जनरलाइज टॉपिक है, बस आपको नॉलेज दे रहा है वो टॉपिक, तो आपको इसमें कुछ ध्यान से ज्यादा याद रखना नहीं है। बस आपको क्या करना है, रीड करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स। तो ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि जो पिगमेंट वाला जो टॉपिक है ना, तो उस पिगमेंट वाले टॉपिक में ध्यान देना, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आपको एक बार देख के जाने हैं, क्योंकि इस ग्राफ में कुछ स्पेसिफिक जगह पर पीक आ रहे हैं और वो पीक किस चीज पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस पिगमेंट के लिए आ रहे हैं, वो ध्यान देना है। साथ में एक चीज और देखना, वहां पर आपको बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इनका कलर रेंज दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन, अच्छा यहां पर लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में नैनोमीटर क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या है, वो एक बार आप पढ़ लेना। मैंने जो इसके बाद टॉपिक मेंशन किया है वो है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो स्टेप होते हैं वो स्टेप आप याद करोगे, क्योंकि क्या क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और ग्रेडियंट कैसे जनरेट हो रहा है, ये बात आप हमेशा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर जो मैंने मेंशन किया है वो केल्विन साइकिल मेंशन किया है मैंने। तो केल्विन साइकिल की बात करूं तो केल्विन साइकिल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि केल्विन साइकिल में क्या प्रोसेस है। अच्छा एक चीज वहां पर वो ध्यान देना कि वहां पर वो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, अच्छा एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस रहता है उनका। तो हमें भी पता है कि वो केल्विन साइकिल सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, जबकि वो साइकिल एक्चुअली में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार रोटेट करेगी। तो हमें कुछ डाटा उस हिसाब से देखने होते हैं, थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो C3 और C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, जैसे C3 की बात करें तो PGA है, C4 की बात करें तो OAA है। ठीक है। C3 में PGA है और C4 में OAA है। ठीक है। तो ये क्या अच्छा इन दोनों के पाथवे और इन दोनों में प्रोसेस क्या रहता है। दूसरी बात मैं आपको अगर बताऊं तो इन दोनों का अलग एक पाथवे भी आपको पता है, C4 पाथवे है। C3 पाथवे जनरली आपका वही है, मेल्विन केल्विन साइकिल ही है, लेकिन C4 पाथवे है जिसको हैचन स्लैग पाथवे भी कहते हैं। तो हैचन स्लैग पाथवे में क्या ध्यान देना है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। अच्छा दूसरी चीज,
जहां पर भी अगर कभी आपको एंजाइम वगैरह का बताया गया है तो एंजाइम और उनकी लोकेशन, अच्छा एंजाइम और उनकी लोकेशन से यहां मेरा क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि अगर हैच एंड स्लैग पाथवे की बात करें तो आप डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल इन दोनों सेल में हो रहा है। तो इन दोनों सेल में है ना, अब कौन सा एंजाइम कौन से सेल में है, मतलब रोबिस्को कौन से सेल में है, ओ और क्या कहते हैं पेप्केज कौन से सेल में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आप जरूर इसमें कंफ्यूज होगे, वहां पर आपके नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इसीलिए आपको ये सब थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्रैन्स एनाटॉमी, ये थोड़ा सा पहले का टॉपिक है, लेकिन ध्यान देना क्रैन्स एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो क्रैन्स एनाटॉमी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपको पता करना पड़ता है वहां पर कि किसके अराउंड, वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो सेल, जो एक्स्ट्रा सेल जो आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट उसके बाद फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि हैच एंड स्लैग पाथवे। तो हैच एंड स्लैग पाथवे की अगर मैं बात करूं तो हैच एंड स्लैग पाथवे पूरा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है आप देखना, वहां पर एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, दूसरी जगह दूसरे सेल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज करने के प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो वो कहां रिलीज किया जा रहा है, अच्छा कौन सा कंपाउंड जो है वो CO2 रिलीज कर रहा है, कौन से सेल में प्रोसेस हो रहा है, कौन से सेल में C3 साइकिल चल रही है, ये सब चीजें आपको हैच एंड स्लैग पाथवे में ध्यान देनी है। नेक्स्ट मैं उसके बाद बात करूं तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही हमारा लास्ट टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में अगर आप एनसीईआरटी में आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्यादा है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है ना, कि किस चीज की वजह से लिमिट हो जाती है उसकी, मतलब कभी कभार ऐसा रहता है कि एक सामान हमारे पास थोड़ा ज्यादा भी अवेलेबल हो, लेकिन दूसरे सामान की वजह से हमें वो प्रोसेस लिमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आप ध्यान रखिएगा, दूसरा टेम्परेचर वगैरह ध्यान रखिएगा कि कोई C3 और C4 दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, तो उनमें कौन से जो प्लांट्स है हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो ये चीज ध्यान देना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं कि समरी आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, समरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना ही है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हर बार आप किसी एनसीईआरटी को, किसी भी एनसीईआरटी के अगर किसी भी चैप्टर को रीड करते हो तो 2 से 3 बार आप आराम से रीड करिए। क्लियर है क्या? अच्छा, और उसके बाद आप ध्यान देना कि डायग्राम्स को बहुत स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो, या डायग्राम का जेरोक्स करा के अपने नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।